कंगना रनौत मुंबई से मनाली तो पहुंच गई है, मगर महाराष्ट्र सरकार से उनका युद्ध लगातार जारी है। मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। कंगना लगातार हमलावर है। शिवसेना भी कंगना के हर वार पर पलटवार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। 5 दिनों तक मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हुंकार, प्रतिकार और ललकार कर कंगना वापस मनाली। कंगना अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकली तो वायु श्रेणी की सुरक्षा घेरे के साथ मुंबई पुलिस के जवान भी उनकी सुरक्षा में तैनात दिखे। सिक्योरिटी कितनी ज्यादा यहाँ पर लगाई गई है, देखिए इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मंत्री हो या कोई और, उसके लिए नहीं देखी है। पूरे इलाके में मानो पूरे टर्मिनल इलाके पर चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि भारी संख्या में मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वी कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स कि कंगना रनावत अब टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर चली गई हैं। फ्लाइट पर बैठते ही कंगना ने बता दिया कि वो मुंबई से लौट जरूर रही हैं, मगर उनकी लड़ाई अभी जारी है। भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की गई, लगातार हमले हुए, बदसलूकी हुई, दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश, मेरे चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा घेरा रहा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि पीओके वाला मेरा बयान सही था। कंगना का ट्वीट बताता है कि वो अपने मुंबई वाले बयान पर अडिग हैं। कंगना ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट की। जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर तीखे तेवर दिखाते हुए कंगना मुंबई से चंडीगढ़ पहुंच गई। कंगना रनौत अभी 2 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से बाहर आई हैं और एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया के लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद धीरे धीरे अभिवादन करते हुए वो अपनी कार में बैठ गई। इसके बाद वो सीधा मनाली का रुक रही हैं और मनाली यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है। हो सकता है वो रास्ते में रुके या फिर अपने गांव धामला जो मंडी के करीब पड़ता है वहां पर आकर रुके। सो कुल मिलाकर कंगना 6 दिन बाद आज चंडीगढ़ वापस लौटी है और सीधा यहाँ से मनाली की ओर रवाना हो गई हैं। मनाली जाते जाते भी कंगना महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तीखे हमले करती रही। मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तीखा। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री की समस्या ये है कि मैंने मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया, जो उनके प्रिय बेटे आदित्य ठाकरे के साथी हैं। यही मेरा बड़ा अपराध है, लिहाजा वो मुझे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं किसको कौन ठीक करता है। उधर शिवसेना भी कंगना पर पहले से ज्यादा हमलावर दिखी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है। उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा किया। मुंबई को पाकिस्तान कहना और अवैध निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना, ये कैसा खेल है? एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसको बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए। हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती है। भविष्य में नए इतिहास लिखा जाता है। मतलब ये कि कंगना मुंबई से मनाली वापस तो चली गई हैं, मगर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जिस युद्ध का ऐलान किया है वो अभी खत्म नहीं होने वाला। पंकज उपाध्याय के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई, आज तक। और अब बात करते हैं सुशांत केस में हुए बड़े खुलासे की। सुशांत के फार्म हाउस में एनसीबी को ड्रग्स पार्टी के कई सबूत मिले हैं। वहीं रिया के ड्रग्स के लिए मां के फोन का इस्तेमाल करने का खुलासा हुआ है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जो जांच शुरू हुई थी, वो अब ड्रग्स के फैले जाल में फंसती नजर आ रही है। एनसीबी की ताबड़तोड़ जांच सुशांत के फार्म हाउस पहुंची तो वहां चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। रेड में फार्म हाउस से ड्रग्स की पार्टी के सबूत मिले। ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें और दवाइयां बता रही हैं कि ये फार्म हाउस नशे का अड्डा बना हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब सुशांत का फार्म हाउस खंगाला तो वहां से कुछ सुशांत की दवाइयां
नशे में इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत का फार्म हाउस घंटों तक खंगाला। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर गई जहां सुशांत अक्सर जाते थे। आइलैंड के पास एक शख्स का स्टेटमेंट बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है, जिसमें उस शख्स ने बताया है कि सुशांत बॉलीवुड की 3 हीरोइनों के साथ अकेले अकेले उस आइलैंड पर जाते थे और वहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी। एनसीबी ने फार्म हाउस के पास सीसीटीवी का डीवीआर भी सीज किया है। एनसीबी की टीम फार्म हाउस के आगे इस आइलैंड की ओर भी गई थी, जहां सुशांत, रिया के अलावा 2 बॉलीवुड की एक्ट्रेस को लेकर गए थे। वहां भी ड्रग्स पार्टी की जानकारी एनसीबी की टीम को मिली है। उधर आज तक को एनसीबी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स चैट करने के लिए अपनी मां संध्या के फोन का इस्तेमाल करती थी। इस मोबाइल फोन से भी कई लोगों से ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी, जिसका पूरा डेटा एनसीबी की टीम के पास है। फोन को एनसीबी ने रिया के घर छापेमारी में बरामद किया था। ईडी ने जब फोन मांगा था तो रिया ने मोबाइल फोन नहीं दिया था। वहीं एनसीबी ने जब रिया के घर पर छापेमारी की तब जाकर घर से रिया चक्रवर्ती अपनी मां के नाम का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी और उसी मोबाइल फोन से लगातार वो लोगों से चैट्स कर रही थी। वो मोबाइल फोन सीज किया गया तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उसके मोबाइल फोन से कई ड्रग्स रिलेटेड चैट मिले। तो सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने ईडी को गुमराह किया। दरअसल हम आपको बता दें कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती से उनका मोबाइल मांगा था। वो मोबाइल फोन रिया चक्रवर्ती ने ईडी को भी दिया था, लेकिन जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया का घर तलाशा था तो वहां से ये मोबाइल फोन सीज किया था, जो उनकी मां संध्या के नाम पर था। मामले में रोजाना नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं, जो मामले को एक नया ट्विस्ट दे रहे हैं। जाहिर तौर पर सुशांत केस की जांच से ड्रग्स कनेक्शन के बड़े राज का पर्दाफाश होता दिखाई दे रहा है, इसलिए इस मामले की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी। हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। एनसीबी ने भी ड्रग्स मामले को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। कई बड़े चेहरे एनसीबी के रडार पर हैं, जिन्हें बेनकाब करने की तैयारी चल रही है। मुनीश के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और एनसीबी दफ्तर के बाहर से अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, कई बड़े खुलासे आज की आपकी रिपोर्ट में, क्योंकि एक तरफ अगर मां तक भी कड़ियां जुड़ रही हैं और दूसरी तरफ फार्म हाउस, तस्वीर साफ हो रही है, क्या चल रहा था? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं अंजना कि रिया के परिवार तक तो कड़ियां पहले से जुड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से फार्म हाउस पर 8 तारीख को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई थी, दरअसल कुछ क्लू मिला था। उसके बाद फार्म हाउस को सर्च किया गया और फार्म हाउस से दूर एक आइलैंड है, वहां पर भी सर्च किया गया, जिसमें कई अहम जानकारियां मिली हैं और हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब जानकारी मिली है कि उस आइलैंड पर 3 बॉलीवुड की एक्ट्रेस गई थी, जो सुशांत की को स्टार भी थी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जब आइलैंड पर गई तो एक शख्स का उसने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है और स्टेटमेंट की डिटेल पूरी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें उन चीजों का पूरा खुलासा हुआ। दरअसल अंजना, इस पूरे केस में हर रोज नए किरदार आ रहे हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरी तरह से ये एस्टैब्लिश कर देना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती दरअसल एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा थे और काफी हद तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कामयाबी भी मिली। और इसी का नतीजा है कि 27 कैपिटल ए जो सेक्शन लगा है, ये गले की फांस बन गया है। ये एक तरीके से आप कहें तो उस शख्स पर लगाया जाता है जो ड्रग पैडलिंग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड होता है। तो एक के बाद एक पिछले अगर एक्शन की बात की जाए तो कुल 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती है। और अब आज एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक सेकंड लौट रही हूँ। शौविक को लेकर उसके बेल को लेकर जो बात हुई है वो जरा अपने दर्शकों को पहले बता दें, क्योंकि खबर ये आ रही है, एक तरफ ये बरामदगियां तो हो ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ शौविक की बेल खारिज करने पर कोर्ट का बयान आया है कि वो कई नाम उगल रहा है, उससे पूछताछ में कई नाम के खुलासे हुए हैं, जांच जारी है, ऐसे में जमानत ठीक नहीं है। और यही वो दलील है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बेल मिलने और ना मिलने के बीच यही फर्क होता है कि क्या जांच पूरी हो गई है, पूछताछ पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी पूछताछ में कई नाम ऐसे हैं जो शौविक उगल रहा है और उसकी वजह से गिरफ्तारियां हो रही है, जांच आगे बढ़ रही है। अरविंद, ऐसे में कोर्ट ने भी कहा
कि शौविक से पूछताछ से कई नाम सामने आ रहे हैं, इसीलिए बेल अभी नहीं। जी देखिए अंजना, आज तक के एक एक खुलासे पर दिन लग रहे हैं, लेकिन एक एक खुलासे पर मोहर लग रही है। आज तक ने पहले ही यह खुलासा कर दिया था कि देखिए किस तरीके से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। और अब अदालत में जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा दलील दी थी कि अभी तो हमारी जांच इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो ये जांच बॉलीवुड तक जानी है, तो उसी का ये हिस्सा है जिसको अदालत ने ये कमेंट करते हुए उनकी बेल अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि जिस तरीके से कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि ड्रग्स बरामदगी नहीं हुई है, तो हम ये उनको बताना चाहते हैं कि जब हम एक ड्रग्स सिंडिकेट को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें एक शख्स ड्रग्स खरीदता है, एक ड्रग्स सप्लाई करता है, एक ड्रग्स का फैसिलिटेटर करता है। तो इस तरीके से ड्रग्स सिंडिकेट को एस्टैब्लिश किया गया है और शायद यही वजह है कि इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि तमाम आरोपियों को जमानत आसानी से नहीं मिल रही है। अंजना, अरविंद, बाहर आने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी सबसे बड़ा रिस्क रहता है और इसीलिए कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अभी भी जांच जारी है, खुलासे हो रहे हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। आप बने रहिए हमारे साथ। नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ड्रग्स रैकेट की परतें खुल रही हैं। अब नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया के भाई शौविक के एक दोस्त को हिरासत में लिया है। शौविक का दोस्त भी इस ड्रग्स गैंग का हिस्सा बताया जा रहा है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, शौविक की बेल पर खारिज करने पर कोर्ट का बयान है। और अब रुख अगली खबर का कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर उमर खालिद के मद्देनजर आ रही है। उमर खालिद को 10 दिनों की कस्टडी मिली है। पुलिस रिमांड में अब उमर खालिद। यही सवाल उठ रहा था कि न्यायिक हिरासत या फिर पुलिस रिमांड। 10 दिन की पुलिस रिमांड में अब उमर खालिद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के दंगों के मामले में उमर खालिद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और उसी पर सुनवाई चल रही थी। 10 दिन की पुलिस रिमांड में उमर खालिद को भेजा गया है। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस रिमांड में उमर खालिद को भेजा गया है और 10 दिन का अर्थ है कि यहां से पूछताछ के जरिए कोर्ट मतलब पुलिस कम से कम आगे की कार्रवाई को और जांच को आगे ले जाएगी। दिल्ली दंगे के मामले में खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है और तंसीम हैदर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। 10 दिन की पुलिस रिमांड, क्या क्या दलीलें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही जो पुलिस रिमांड के पक्ष में गई? तंसीम जी, सबसे जरूरी ये चीज थी कि जितनी भी FIR हुई हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस अब तक अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, उन सभी FIR में और जो बयानात हैं, लोगों के अभियुक्तों के बयान हो या फिर गवाहों के बयान हो, उन बयानों में उमर खालिद, शपूरा जरगर ऐसे नामों का जिक्र हुआ है और इंस्टांस दिए गए हैं कि इन लोगों ने इस मौके पर ऐसे भाषण दिए जिससे जनता को भड़काने की कोशिश की गई, भड़काऊ भाषण दिए गए और लिहाजा चूंकि इसका एक दायरा बहुत लंबा है कि पूछताछ हमें बहुत और लोगों से करनी है और लोगों को कन्फ्रंट कराना पड़ेगा उमर खालिद से बुला के, लिहाजा हमें 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाए, जो कि कई चार्जशीट है, कई FIR है जिनमें इनका नाम आया है। तो जाहिर है कि यही एक ग्राउंड रहा जिसकी वजह 10 दिन का रिमांड मिला है। ये तमाम बातें रही जिसकी वजह से 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है उमर खालिद को। हमारी सहयोगी तंसीम हैदर जानकारी दे रहे थे। 10 दिन की पुलिस रिमांड में, यानी जांच का दायरा इतना बड़ा है दिल्ली दंगों के मामले में क्योंकि पूछताछ के जरिए अभी भी कई कड़ियां खुलनी है और जांच जिस तेजी से अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है उसमें पुलिस ने अपनी तरफ से कस्टडी मांगी थी और उसी पर मुहर लगी है और पुलिस रिमांड में उमर खालिद को भेज दिया गया है। 10 दिन की पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।